नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 10th साइंस में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है अपने। उसमें हमने पाचन तंत्र हमने पढ़ लिया है, श्वसन तंत्र हमने पढ़ लिया है। अब जो हमारा नया तंत्र जो शुरू करेंगे आज हम, उसका नाम है परिसंचरण तंत्र। उससे पहले हमें रक्त पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रक्त के बगैर, रक्त को जाने बगैर हम परिसंचरण तंत्र को हम नहीं जान सकते। ठीक है, तो रक्त क्या होता है? रक्त आप लोगों ने देखा होगा, ब्लड आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी बॉडी के अंदर रक्त पाया जाता है। तो किस प्रकार होता है और कैसा होता है, इसके बारे में अपने पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि रक्त है क्या। रक्त एक क्या होता है? एक शारीरिक तरल द्रव है। क्या है बच्चों? रक्त एक शारीरिक तरल द्रव है। तरल द्रव क्यों? क्योंकि एक द्रव है, हमारी बॉडी में फ्लड है जो क्या रहता है, इस तरह से बहता रहता है और इसके बगैर हम नहीं जी सकते। क्योंकि जितने भी कोई खाद्य, इसके कार्य के बारे में अपने आगे बात करेंगे तो उसमें बताऊंगा कि वो किस तरह से हम इसके बगैर नहीं रह सकते। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। आप लोगों ने पिछली कक्षा में कोशिका पढ़ी थी, आपने उत्तक भी पढ़े हैं आपने। कोशिकाओं के जो समूह होता है, उसका जो ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और ये तरल संयोजी उत्तक है। ये क्यों है? क्योंकि इसमें कोशिकाएं पाई जाती है और वो बहती हुई रहती है और तरल रहती है। जैसे उसमें RWBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है। तो ये कोशिकाओं एक तरह से क्या होता है, उसमें समूह होता है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? तरल संयोजी उत्तक भी हम कहते हैं। अगर हम इसकी नेचर के बारे में बात करें कि यह कैसा होता है, ये गाढ़ा होता है। आप लोगों ने देखा है, परंतु फिर भी एक बार आप जान लीजिए, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है। और इसकी जो अम्लीय और क्षारीय में जो नेचर होती है, वो इसकी क्या होती है? क्षारीय होती है। क्योंकि इसकी पीएच होती है, वो कितनी होती है? 7.4 होती है, 7.4 होती है। अगर हम बात करें रंग के बारे में कि इसका रंग क्या होता है, रंग होता है इसका लाल। देखा होगा, ब्लड का रंग लाल ही होता है। और लाल रंग होने का जो कारण है, वो है इसका हीमोग्लोबिन। ये जो HB जो मैंने लिखा है, HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक क्या होता है? एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है बच्चों? एक प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन के कारण से क्या होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन उसके अंदर पाया जाता है और इस कारण से इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। अगर हम बात करें इसका फॉर्मेशन की, कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो हमारी जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा जो होती है, उसके अंदर होता है। बच्चों आप लोगों को ये ध्यान में नहीं आता कि बोन मैरो क्या होती है। तो अगर हम बात करें, एक हड्डी आप लोगों ने देखी होगी। हड्डी आपने नॉर्मली अपने जैसे हाथ के अंदर होती है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक कंकाल तंत्र होता है, हड्डियां जो होती है, जैसे ये हड्डी है। इस हड्डी के अंदर कभी आप लोगों ने देखना, कभी ये हड्डी के बीच में क्या होता है? एक खोखला भाग होता है। ये बीच में क्या होता है? ये खोखला भाग होता है। बाकी ये यहाँ तक तो हड्डी आ चुकी है, ठीक है, ये यहां तक हड्डी आ चुकी है, ये हड्डी है, ठीक है, ये पूरी हड्डी है। और ये जो बीच का भाग जो है, ये क्या है? खोखला है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक, जैसे पनीर देखा आपने, मतलब एक सॉफ्ट सा रबड़ की तरह है, मतलब उसके अंदर ये एक भरा होता है। और ये जो होता है, इसी को अपने क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। और ये जो अस्थि मज्जा है, इसी के अंदर क्या होता है? जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो इनके बारे में अपने डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये जो अस्थि मज्जा है, ये जो बोन मैरो है, इस बोन मैरो के अंदर क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। ये हमारे अंदर होता है। परंतु अगर भ्रूणावस्था के अंदर, भ्रूणावस्था में मतलब क्या होता है कि जो बच्चा माँ के पेट में रहता है, आपको बताया कि 270 दिन यानी 9 महीने जो गर्भकाल होता है, उसके अंदर जो बच्चे के अंदर ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारा जो लीवर होता है, इस लीवर के थोड़ा सा इस बैक साइड में एक स्प्लीन होता है, स्प्लीन यानी प्लिया होता है। उस प्लिया के अंदर भ्रूणावस्था में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर भ्रूणावस्था क्या होती है? भ्रूणावस्था जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, उस समय बच्चे के अंदर ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लड का जो निर्माण होता है, वो कहाँ होता है? प्लीहा में, स्प्लीन में होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कितना ब्लड हो सकता है?
5 लीटर ब्लड पाया जाता है। कितना ब्लड पाया जाता है? 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। अब बात आती है कि रक्त को कितने भागों में बांट सकते हैं? रक्त को बच्चों हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है वो है प्लाज्मा, यानी हम 2 भागों में बांटेंगे। एक तो बांटेंगे हम तरल भाग में, एक बांटेंगे हम ठोस भाग में। तरल भाग में क्या आता है? प्लाज्मा आता है। क्या आता है? प्लाज्मा। अगर मैं प्लाज्मा के बारे में बात करूं, प्लाज्मा क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है जिसके अंदर, जिसमें जो कण होते हैं वो क्या रहते हैं? तैरते रहते हैं। क्या रहते हैं? तैरते रहते हैं। अब प्लाज्मा में फिर और क्या होता है? इसके अंदर बच्चों 92% क्या होता है? जल होता है, और 8% इसमें क्या होता है? कार्बनिक व अकार्बनिक। इसको मैंने लिखा है कार्बनिक, ध्यान रखना, थोड़ा सा और में लिखा है कार्बनिक और अकार्बनिक कण या तत्व इसमें पाए जाते हैं। प्लाज्मा की जो प्रतिशत जो होती है रक्त के अंदर 55% होती है। इसके अलावा कोशिका जो है वो ठोस भाग के अंदर आता है। ठोस भाग के अंदर कोशिका आती है, और कोशिका जो होती है वो इस प्लाज्मा के अंदर क्या रहती है? तैरती रहती है। कोशिका को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक आता है लाल रुधिर कोशिकाएं, जिसको अपने आरबीसी कहते हैं। दूसरी आती है श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको अपने डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और तीसरी आती है बिंबाणु, जिसको अपने प्लेटलेट्स कहते हैं। अगर हम बात करें आरबीसी के बारे में, अगर अपने बात करें आरबीसी के बारे में, तो साफ कर देता हूं मैं। आरबीसी जो है, एक तो क्या होते हैं? ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में जो क्या पाई जाती है? आरबीसी होती है। और आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। अब सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन से पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके कारण से क्या होता है? रक्त लाल होता है। ठीक है, तो लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती है, आरबीसी जो होती है, लगभग कितनी होती है? 99% होती है। रंग इसका क्या होता है? लाल होता है। इसका कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से। ये सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कोशिका जो होती है ना, वो क्या होती है? उसमें केंद्रक होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है? उसमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है, एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। कोशिका की खासियत है। अगर हम बात करें आरबीसी की, तो ये आरबीसी के अंदर क्या होता है कि इसमें केंद्रक नहीं होता। एक अपवाद है, ऊंट का नाम आपने सुना होगा। ऊंट जो होता है, ऊंट की जो आरबीसी है उसमें केंद्रक पाया जाता है। इस बात का बच्चों ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको गौर नहीं करते, इसलिए ध्यान रखना। मैं आपको बता देता हूं कि जो ऊंट जो होता है, ऊंट की आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ऊंट की जो आरबीसी होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और बात आती है कि जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं या जो कोशिकाएं आरबीसी है, उसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, या लीवर में या उसमें प्लीहा में जाकर के। ठीक है, प्लीहा जो होती है उसको किसका आरबीसी का अपने कब्रिस्तान भी उसको कहते हैं। और इसका आयु क्या, आयु जो होता है वो कितना होता है? 120 दिन ही होता है। उसके बाद ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। उसके बाद नई फॉर्मेशन ये बनती रहती है और नष्ट होती रहती है। उसके बारे में आगे हम बात करें तो आगे क्या होती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं आती है, जिसको अपने डब्ल्यूबीसी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम कण के आधार पर हम क्या करते हैं? 2 प्रकार में बांट देते हैं, कणिकाणु और अकणिकाणु। जो कणिकाणु होती है वो 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है? 2 प्रकार मैंने आपको बताए हैं, कणिकाणु और अकणिकाणु। अकणिकाणु को आगे 2 प्रकार में बांटा गया है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। बात आ जाती है कि
अगर हम कार्य के दोनों के बारे में बात करें, मैं थोड़ी सी बीच में बात काट करके आपको बता रहा हूं कि आरबीसी का क्या काम है और डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, क्योंकि मैंने पहले ये क्यों नहीं बताया। देखो, दोनों का तुलना करना जरूरी है। ये डब्ल्यूबीसी है, इसका क्या काम होता है? इसका होता है हमारी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा। बच्चों, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको गौर नहीं करते हैं। प्रतिरक्षा का काम करती है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है? प्रतिरक्षा का। आरबीसी का क्या काम है? O2 का, बुक में नहीं मिलेगा बच्चों, ये जानना, परिवहन करना। O2 को परिवहन करना क्यों करती है? क्योंकि आपको पता है कि इसमें हीमोग्लोबिन है। जब अपने परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हीमोग्लोबिन किस तरह से O2 को लेके जा रहा है, इसका क्या भूमिका होती है। आरबीसी का क्या काम हुआ? O2 का परिवहन। और डब्ल्यूबीसी का क्या काम हो रहा है? प्रतिरक्षा का काम। हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा का जो काम होता है वो किसका होता है? प्रतिरक्षा को हमें हमेशा मजबूत रखना चाहिए। अगर हमारी प्रतिरक्षा कमजोर हो रही है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बहुत सारे रोगों से हम ग्रसित हो सकते हैं। तो हमारी डब्ल्यूबीसी क्या रहनी चाहिए? सही रहनी चाहिए। तो बात आती है इसका कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा का। और अगर हम बात करें, अगर इनकी इसका व्यास के बारे में बात करें कि इनका व्यास कितना होता है, व्यास लगभग होता है 100 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम बात करें इनकी संख्या कितनी होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4000 से 11000 प्रति घन मीटर। घन मीटर का मतलब क्या होता है कि मैं नॉर्मल सी बात बताऊं ना, एक बूंद जो रक्त है, उस रक्त के अंदर अगर हम डब्ल्यूबीसी को काउंट करेंगे ना तो कितनी पाएगी? लगभग 4000 से 11000 के आसपास होती है। परंतु जब हमें किसी प्रकार का बाहरी संक्रमण हो जाता है, कोई रोग आ जाता है, तो इनकी संख्या अचानक बढ़ जाती है। अचानक, जैसे अगर बॉर्डर पे अगर नॉर्मली हमने सेना को छोड़ रखा है, हमने लगभग 5-6 हजार या 10,000 या 1 लाख तक हमने सेना को वहां पे छोड़ रखा, हमारे बॉर्डर पे छोड़ रखा है। और जैसे ही क्या हुआ कि बाहरी दुश्मन का या बाहरी जो कंट्री है उसका अटैक होने वाला है, तो वहां पे क्या करेंगे? सेना को बढ़ा देंगे। हम वहां पे क्या करेंगे? सेना की संख्या बढ़ा देंगे, क्योंकि बाहर से संक्रमण हो रहा है, बाहर से आक्रमण हो रहा है। वही बात है कि हमारी बॉडी के अंदर जब नॉर्मली संख्या कितनी होती है? 4000 से लेकर के 11000 तक रहती है, ठीक है। और जैसे ही क्या होता है कि हमारी बॉडी में बाहर से संक्रमण होता है, तो संक्रमण होने की स्थिति के अंदर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? लगभग कितनी होती है? संक्रमण होने पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? लगभग 25,000 के आसपास होती है। 25,000 हो जाती है। और जब ये 25,000 होती है, इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। बच्चों ध्यान से देखना, बच्चों बहुत ही मेन टॉपिक हमारा। शुरुआत नॉर्मली कितनी होती है? 4000 से 11000 होती है, और संक्रमण होने पर इनकी संख्या हो जाती है लगभग 25,000 के आसपास। और जब इनकी वृद्धि हो जाती है संक्रमण होने पर, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस, इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और ध्यान रखना, इनमें एक से ज्यादा केंद्रक भी हो जाते हैं बच्चों। ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी की खासियत होती है, डब्ल्यूबीसी के अंदर आरबीसी तो केंद्रक होता ही नहीं है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? या तो एक केंद्रक होता है या एक से ज्यादा भी केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो मैंने डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल सी बात हमने कर ली। इसके अलावा ये तो हो गया, यहाँ पे कणिकाणु हो रहा है। कणिकाणु को मैंने आपको बताया था। कणिकाणु आगे जो है वो न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है और बेसोफिल है। ये 3 प्रकार है। इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो कौन पाया जाता है? न्यूट्रोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूट्रोफिल। अब इसमें क्या है, अब ये जो अकणिकाणु है इसमें 2 प्रकार है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट है, इसको फिर आगे 3 भागों में बांट देते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और मारक।
मारक कोशिकाएं, जिसको अपने महाभक्षकाणु भी हम आगे कहते हैं। अगर हम बात करें इस मोनोसाइट के बारे में, मैं मोनोसाइट के बारे में यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं कि मोनोसाइट क्या है। मोनोसाइट क्या है कि ये परिपक्व होकर महाभक्षक कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। बच्चों ध्यान रखना कि जो मोनोसाइट है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, बच्चों ध्यान रखना इसके बारे में। ये परिपक्व होकर क्या हो जाती है, महाभक्षक कोशिका में क्या जाती है, चेंज हो जाती है। क्या जाती है, महाभक्षक कोशिकाओं में चेंज हो जाती है। और रूपांतरण ये क्या करती है, आगे जो भी कोई बाहर का कोई भी किसी प्रकार का कोई अगर बाहर से किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है, कोई बाहर का कोई भी किसी प्रकार का कोई कीटाणु आता है, तो उसको क्या कर देती है, उसका भक्षण कर लेती है। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल के बारे में, और क्योंकि इसमें जो ये जो महाभक्षक है, ये न्यूट्रोफिल और महाभक्षक ये दोनों मिलकर के बाह्य प्रतिजनों से रक्षा करती है। ये क्या हो गया, मोनोसाइट किसमें चेंज होगी, मोनोसाइट परिपक्व होकर महाभक्षक में चेंज हो जाती है और ये कोशिकाओं को खाती किसके साथ है, न्यूट्रोफिल और ये दोनों मिलकर के, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों मिलकर के मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, क्योंकि मोनोसाइट किसमें चेंज होगी, महाभक्षक में चेंज होगी, और महाभक्षक में चेंज होने के बाद न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर के जो बाहर से घुसने वाले किसी भी प्रकार के जो प्रतिजन है, एंटीजन है, उनका क्या करती है, विनाश करती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, बाहर से किसी प्रकार के कोई एंटीजन आते हैं तो उनसे हमारी ये जो WBC हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। अब हम बात करते हैं बिंबाणु के बारे में, जिसको अपने प्लेटलेटस भी कहते हैं। बिंबाणु के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा कि बिंबाणु क्या होता है। अगर हम बात करें बिंबाणु के बारे में, जिसको आम भाषा में हम उसको क्या कहते हैं, प्लेटलेटस भी कहते हैं। प्लेटलेटस का नाम आपने सुना होगा, प्लेटलेटस। लगभग कई बार क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी जैसे कोई भी डेंगू हो जाता है और हो जाता है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि ये प्लेटलेटस क्या होती है, घटना शुरू हो जाती है। ये घट जाती है तो हमें बड़ी समस्या होती है। तो ये इसको अपने बिंबाणु भी कहते हैं। और इसका जो कार्य होता है, इनका कार्य क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। इसको अपने थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनमें नाभिक नहीं होता है, मात्र DNA होता है। थोड़ी अजीब बात लगी बच्चों आपको जानना। और इसका जो व्यास होता है, व्यास जो गोलाई है वो कितना होती है, लगभग इसकी होती है 2 से 3 माइक्रोमीटर। अगर हम इसका जीवन काल के बारे में हम बात करें तो इसका जो जीवन काल है वो कितना होता है, 10 दिन होता है। कितना होता है, 10 दिन होता है। और इनकी जो मात्रा जो होती है, मात्रा इसकी होती है 3 लाख प्रति घन मीटर। बच्चों ये ध्यान रखना, प्लेटलेटस इनमें एक तो नाभिक नहीं होता है, इनमें से मात्रा क्या होती है, अच्छा इसमें क्या होता है, मात्रा DNA पाया जाता है। इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। और इनका जीवन काल जो होता है वो 10 दिन का होता है। और इनकी जो हमारी बॉडी में जो मात्रा जो होती है प्रति घन मीटर, मतलब एक बूंद के अंदर लगभग 3 लाख प्लेटलेटस पाई जाती है। अगर 3 लाख से अगर कम होना शुरू हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है।
क्योंकि इनका जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जब हमें चोट लगती है तो चोट लगने पर जब ये बाहर आती है तो हमें जो रक्त है जो थक्का बनता है उसको बढ़ाने के अंदर सबसे ज्यादा मदद कौन करती है? प्लेटलेट्स ही करती है, जब ब्लड बाहर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने बात की हमने प्लेटलेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं रक्त का कार्य कि रक्त का कार्य क्या होता है। रक्त के कार्य के बारे में हम बात करें तो रक्त के कार्य के बारे में बात करें, रक्त का कार्य, रक्त का कार्य, सबसे पहला जो कार्य बच्चों क्या है? यह है हमारी बॉडी में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का जो काम है वो कौन करता है? निकालने का काम रक्त करता है। मैं सभी पॉइंट पहले मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को, आगे फिर बात करेंगे। फिर आता है पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है। ठीक है, O2 व CO2 का शरीर में आदान प्रदान। इसके अलावा क्या होता है? हमारी बॉडी में तापमान का नियंत्रण कौन करता है? ब्लड करता है। इसके अलावा क्या होता है? प्रतिरक्षा का काम, प्रतिरक्षा का कार्य। इसके अलावा होता है रक्त टूटी फूटी कोशिकाओं को यकृत व प्लीहा तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। देखिए बच्चों, ये रक्त के कार्य है, क्योंकि आज ब्लड का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट करना है अपने को। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा परिसंचरण तंत्र के बारे में अपने पढ़ेंगे। रक्त के थोड़ा प्रकार रह जाएंगे, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। अगर हम बात करें रक्त के कार्य के बारे में, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम। आपको पता है कि हमारी किडनी होती है, 2 किडनियां होती है, तो हमारी बॉडी में ब्लड को क्या करता है? साफ करने का जो काम करते हैं वो किडनी करती है। हम जितना भी हम खाते हैं उनमें किसी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको जो निकालने का जो काम है वो कौन करता है? ब्लड करता है, अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। अगर अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलेंगे ना तो हमारी बॉडी में क्या होगा? संक्रमण फैल जाएगा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों। अब नॉर्मली पता है कि हम जो खाना खाते हैं हमारी आंत में जाता है। आंत के बारे में अपने पीछे हमने उसमें पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि उसके अंदर छोटे छोटे विलाई होते हैं, और जो विलाई क्या करते हैं? उसमें से एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं, उसको लेते हैं और हमारे ब्लड के द्वारा कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं। तो यानी पचे हुए भोजन को कहीं पर भी पहुंचाने का जो काम है वो कौन करता है? ब्लड ही करता है। O2 का CO2 का आदान प्रदान, O2 को अंदर लेने का काम है। हमारे फेफड़ों में क्या होते हैं? श्वसन तंत्र हमने पढ़ा था, श्वसन तंत्र में हमने क्या पढ़ा था, इसके बारे में अपने आगे भी चर्चा करेंगे, उसमें बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो फेफड़ों में क्या होता है कि हमारे O2 जाती है, और हमारे हृदय से जो फुफ्फुस धमनियां होती है उससे क्या होता है कि हमारे ब्लड आता है, अशुद्ध रुधिर जाता है, और एलोविलाई के अंदर आता है, कूपिकाओं में आता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि और उसमें हमारा जो ब्लड है उस ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। वो ऑक्सीजन को अंदर रखेगा, CO2 को बाहर छोड़ देगा। यानी जो O2 का आदान प्रदान है वो कौन करवाता है? रक्त ही कराता है। फिर हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? जो ब्लड होता है वो हृदय से ऐसे पूरी तरह से घूमता रहता है। जैसे कोई अपने व्हीकल देखा होगा आपने, कोई ट्रैक्टर है, जीप है, मोटरसाइकिल है, ट्रक है, जो भी है, उसके आगे एक रेडिएटर लगा होता है,
उसमें क्या रेडिएटर में क्या होता है, उसमें कूलेंट या पानी डाला जाता है, तो वो पानी क्या करता है उस पूरी उसके अंदर ऐसा थोड़ा उस इंजन के चारों मतलब उसमें घूमता रहता है, जिससे हालांकि वो पानी गर्म भी हो जाता है, फिर भी उसको क्या करता है, उसको ठंडा रखता है। इसी तरह से हम चाहे दौड़ रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारी बॉडी को कभी भी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको ना तो कम होने देता है ना ही ज्यादा होने देता है। प्रतिरक्षा कार्य करता है, प्रतिरक्षा के बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि श्वेत कणिकाएं होती है वो ब्लड के अंदर पाई जाती है। जब ब्लड में अगर ये पाई जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये क्या करता है, हमारी प्रतिरक्षा का काम भी ब्लड ही करता है। फिर आती है कि जो टूटी फूटी जो कोशिकाएं होती है, टूटी फूटी जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं को अगर टूटी फूटी कोशिकाओं को अगर पूरी बॉडी में जमा होती रहेगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ब्लड क्या करता है, उन टूटी फूटी कोशिकाओं को कहां पहुंचाता है, उनको पहुंचाता है लीवर में और प्लेह में पहुंचाता है, और वहां जाकर के ये क्या जाती है, नष्ट हो जाती है। धन्यवाद बच्चों। आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो पूरा हमारा रक्त पे था। ठीक है, रक्त के बारे में मैंने आज पूरी उसमें बताई कि उसमें हाथी रक्त के प्रकार भी रह गए हैं, उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे। उसके बाद अपने पूरा परिसंचरण तंत्र, क्योंकि परिसंचरण तंत्र को पढ़ने से पहले हमें रक्त पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।